हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो इस वीडियो में हम डेली एमसीक्यू रिवीजन करेंगे। इसमें आपका स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों के होंगे, डिफिकल्ट, मीडियम एंड इजी तीनों लेवल के होंगे। और एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी डाले हैं इसके अंदर, तो आपको शायद थोड़ी इससे आसानी हो अपनी प्रिपरेशन को करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। आपके सामने कमीशंस के नाम है और उसके साथ जो है उन्होंने क्या वर्क किया था, किस चीज़ के लिए वो कमीशन बनाए गए थे, ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल में भी आते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस जो है मैं 3-4 इसलिए डालती हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन से आपका जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ली कमीशन को, वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड था। सेकंड दिया है कि मैकडोनल्ड कमीशन जो था वो पब्लिक सर्विसेज का था। 3 जो है सर्जेंट प्लांट जो था वो एजुकेशन से रिलेटेड था। और द एटिस्टन कमीशन जो था वो प्रेस से रिलेटेड था। तो ये चारों कमीशंस आपके सामने, एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। ए है 1 2 3, बी 1 3, सी 1 3 4 एंड डी 2 4। तो जो न्यू स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, देन मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो एक बार क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी 1 एंड 3 है। मैं डिटेल दिखा देती हूँ आपको। तो जो ली कमीशन है वो सिविल सर्विसेज के लिए था। तो आपको ईपीएफओ में डायरेक्टली भी ये पूछा जा सकता है। कमीशन ऐसे मतलब के 4 स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं, सीधा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको कमीशंस के नाम याद अच्छे से रखने हैं। उसी के साथ जो एटिस्टेंट कमीशन था वो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड था। सर्जेंट प्लान जो है ये वाला जो है सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर में ये पहले पूछा जा सका है, तो इसलिए ये आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एजुकेशन से रिलेटेड था। और जो मैकडोनल्ड कमीशन था वो फेमाइन से रिलेटेड था। तो ये चारों कमीशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नर जनरल्स को हम डिस्कस करते हैं और ये सारे एमसीक्यूज भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल का नाम दे रखा है और फिर उन्होंने कौन कौन से रूल्स बनाए थे या फिर रिफॉर्म्स लाए थे वो दे रखे हैं, ये आपको बताने। तो यहाँ पे सबसे पहले है वेलेस्ले जो थे, उन्होंने टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म्स दिए थे। सेकेंड है विलियम बेंटिक जो थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज दी थी। 3 आता है डलहाउजी, उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस किया था। तो एक बार आप ऑप्शंस को देखिए। ए इज़ 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 2 एंड 3, डी 1 3। तो एक बार ये देखिए आप स्टेटमेंट को दोबारा। ओके, डन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी। यहाँ पे वेलेस्ले जो था उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था सब्सिडरी अलायंस का 1798 के अंदर। विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए थे और इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया था। वहीं पे जो डलहाउजी थे उन्होंने जो है टेलीग्राफ रिलेटेड एंड पोस्टल रिफॉर्म्स लेके आए थे। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि पर्सनैलिटी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईपीएफओ में। मेन पार्ट जो है वो फॉर्म होता है पर्सनैलिटी रिलेटेड। तो पर्सनैलिटी के बारे में कुछ फीचर्स दे रखे हैं। सबसे पहले कहा है कि शी इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। तो ये फीमेल फर्स्ट टीचर थी इंडिया की। दूसरा, शी अलोंग विद हर हस्बैंड रिकॉग्नाइज्ड दैट एजुकेशन वाज वन ऑफ द सेंट्रल प्लैंक्स थ्रू विच वीमेन एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस कुड बिकम एम्पावर। तो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया था कि जो एजुकेशन है वही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वीमेन और जो डिप्रेस्ड क्लासेस है वो एम्पावर बन सकते हैं। और तीसरा, शी वॉज एसोसिएटेड विद द सत्यशोधक समाज। तो तीनों स्टेटमेंट आपने देख ली। अब आप देखिए कि कौन सी पर्सनैलिटी ये हो सकती है। फर्स्ट इज सावित्री भाई फुले, बी इज कंदाबिनी गांगुली, सी इज सरोजनी नायडू एंड डी इज उषा मेहता। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्टेटमेंट देखिए दोबारा, ऑप्शंस को देखिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो सावित्री भाई फुले जो थी उनके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है। मैं इसको एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको इनके बारे में। और एक चीज़ और, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैंने पहले भी जो है वो एजुकेशन रिलेटेड वीडियो बना रखी है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें फीमेल्स का क्या रोल था। तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, और उसमें आप फिर जाके वीडियो को देख सकते हैं, पहले ये बनी हुई है। तो सावित्री भाई फुले जो है वो सोशल रिफॉर्मर थी, फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थी। जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था। वो जो बेसिकली याद की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर थी जिन्होंने वीमेन अपलिफ्टमेंट के लिए और अनटचेबल्स के लिए काम किया था एजुकेशन और लिटरेसी की फील्ड में। फुले जो है वो महाराष्ट्र में बॉर्न हुई थी और उनकी शादी हुई थी एक एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर ज्योतिराव फुले के साथ, और जब वो 9 साल की थी बस। मैरिज के बाद जो है उनके हस्बैंड ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनको पढ़ना लिखना सिखाया, और उसी के साथ जो है उन्होंने इंडिया का फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स जो है उसको खोला। ये वाला पॉइंट भी आपको
याद रखना है और इसको नाम दिया गया भीड़ेवाड़ा इन पुणे 1948 के अंदर। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, महाराष्ट्र लैंग्वेज में इसको कुछ और करते हैं, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो भीड़ेवाड़ा जो है इंडिया का फर्स्ट स्कूल गर्ल्स का खुला था 1948 में उन्होंने, और उसी के साथ जो है अपने जो कज़न थे, ज्योतिराव के कज़न थे सगन बाई के साथ मराठावाड़ा में उन्होंने 1847 में एक और स्कूल खोला था। उसके बाद जो है ज्योतिराव और जो सावित्रीबाई फुले थे उन्होंने ये किया था कि एजुकेशन जो है वो ही एक अकेली ऐसी चीज़ है जिससे कि वीमेन और जो डिप्रेस क्लासेज है उनको एम्पावर किया जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। वहीं पर जो है फुलेज थे, मतलब कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने मिलकर एक लिटरेसी मिशन जो था वो इंडिया के अंदर लॉन्च किया था 1854-55 के अंदर। और जो फुले थे, जो सावित्रीराव फुले थे, उन्होंने सत्यशोधक समाज जो था उसको फॉर्म किया था। इसका मतलब था सोसाइटी फॉर ट्रुथ सीकिंग। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी रीजन सीरीज के अंदर। और उसी के जो प्रैक्टिस जितने भी सत्यशोधक मैरिज हुआ करती थी उसको इनिशिएट किया था प्रैक्टिस का। और इस मैरिज में क्या हुआ करता था कि कोई भी दहेज जो था, डाउरी जो था, वो नहीं लिया जाया करता था। नेक्स्ट अब हम हिंदी के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस दैट इज सहायक संधि के बारे में है कि सहायक संधि की शर्तों के अनुसार भारतीय शासक को, पहली स्टेटमेंट आपके सामने, भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र बल की रखने की अनुमति नहीं थी। दूसरा है रियासतों में ब्रिटिश प्रतिनिधियों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो आपके सामने स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना ही 2। तो एक बार वीडियो को पॉज की जरूरत से आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन है केवल 1, जो ये वाली स्टेटमेंट है कि सब्सिडरी अलायंस दैट इज सहायक संधि के अंदर भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र बल रखने की अनुमति नहीं थी। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे उन्हें कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था, लेकिन कंपनी को सहायक बलों के लिए भुगतान करना होता था, जिसे कंपनी द्वारा इनकी सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए रखना होता था। यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहते थे तो उनके क्षेत्र का कुछ हिस्सा दंड स्वरूप छीन लिया जाता था। ये था सब्सिडरी अलायंस के अंदर। तो उदाहरण के लिए आप क्या देखेंगे कि जब रिचर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल बने थे 1798 से 1805 तक, तो अवध के नवाब को 1801 में अपने क्षेत्र का आधा हिस्सा कंपनी को देने के लिए बाध्य होना पड़ा था, क्योंकि वह सहायक बलों के लिए भुगतान करने में विफल रहा था। हैदराबाद भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं महलवारी व्यवस्था जो है उसके कथनों, कुछ निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। दूसरा, इस व्यवस्था के तहत रैयतों द्वारा जमींदारों को राशि का भुगतान किया जाता था, जो बाद में अंग्रेजों का भुगतान करते थे। और तीसरी स्टेटमेंट आपके सामने, इस व्यवस्था के तहत गांव की भूमि, वन भूमि और चारागाह शामिल थे। तो तीनों स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब आप देख लीजिए कि कौन कौन सा है। ए है 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 3, डी 2 3। तो एक बार स्टेटमेंट को और देखिए, ये ऑप्शन आपके सामने। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी के, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ जो केवल तीसरा है, ये वाली जो स्टेटमेंट है सिर्फ ये सही है। इस व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था के तहत गांव की भूमि, वन भूमि और चारागाह शामिल थे। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हम देख लेते हैं सही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होंगी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में इस क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र अब उत्तर प्रदेश में है। होल्ट मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज ने 1822 में इस प्रणाली को लागू किया था। तो ये वेलेस्ले ने नहीं किया था। उन्होंने महसूस किया कि ग्राम उत्तर भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण संस्थान थी और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता थी। उनके निर्देशों के तहत कलेक्टर गांव-गांव जाते थे, जमीन का निरीक्षण करते थे, खेतों की पैमाइश करते थे और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों और अधिकारों का रिकॉर्ड करते थे। यह महलवारी सिस्टम में हुआ करता था। एक गांव के भीतर प्रत्येक भूखंड के अनुमानित राजस्व को उस राजस्व की गणना करने के लिए जोड़ा गया था, जिसे प्रत्येक गांव, जो कि महाल उस टाइम कहा जाता था, उसको भुगतान करना पड़ता था। इस राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था और इसे स्थायी रूप से निर्धारित नहीं रखा जाता था। मतलब जितना प्रॉफिट उनको मिलता था वो उतना ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे लाया करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत शामिल भूमि में वन भूमि, चारागाह और शहीद गांवों की सभी भूमियाँ थी। तो ये वाले आपके महलवारी सिस्टम के हो गए। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इंग्लिश में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, पर आपको इसे अटेम्प्ट करना है। ब्रिटिश भारत में वेलबी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए की गई थी? ए है भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुधार, बी इस जलियांवाला बाग नरसंहार, सी में रॉयल इंडियन नेवी सैन्य विद्रोह और डी धन की निकासी। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो इसका जो सही आंसर है वो है धन की निकासी। और अब तक वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अभी कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं और आपके लिए ला सकूं। तो यहाँ पे धन की निकासी दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने बेसिकली बताया था, ड्रेन थ्योरी बताई थी धन की निकासी के बारे में कि किस तरीके से भारत में से जो है इंग्लैंड में हमारा पैसा जाता है पेंशन के थ्रू या और सर्विसेज के थ्रू। तो उसके लिए जो है वेलबी आयोग बैठाया गया था धन की निकासी की इशू को देखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पोलीगार विद्रोह जो है उसके बारे में 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तो ये किससे रिलेटेड है? तो विदेशी शासन के प्रति असंतोष, बी दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली, सी ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के जंगलों और नदी धाराओं पर नियंत्रण, और डी गैर आदिवासियों के साथ आदिवासियों का वैमनस्य। तो एक बार आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी क्या है? दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली के अगेंस्ट जो है पोलीगर विद्रोह जो था वो लॉन्च किया गया था। पोलीगर विद्रोह तमिलनाडु के पूर्व तिरुनेलवेली साम्राज्य के पोली नगर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच 1799 से 1805 के बीच लंबित करे दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली आदि के कारण हुआ था। आखिरकार इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। पोलीगारों पर ब्रिटिश विजय ने ब्रिटिश नियंत्रण में तमिलनाडु के क्षेत्रों के बड़े हिस्से को कला दिया, जिससे अंग्रेजों की दक्षिणी भारत में सुदृढ़ स्थिति हो गई। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से वो फिक्स हो गए थे। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे 4 इवेंट्स दे रखे हैं, आपको क्रोनोलॉजिकली बताना है कि क्या उसका मतलब कि किस ऑर्डर में वो हुए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रभावित किया? 1 फ्रांसीसी क्रांति, 2 भारतीय पूर्ण जागरण, सी जो है अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया आधुनिकीकरण, और 4 भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति घोर प्रतिक्रिया। तो चारों स्टेटमेंट आपके सामने, ऑप्शन देख लीजिए, A 1 2, B 2 3, C 1 2 4, D 1 2 3 4। तो आप इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको नहीं दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। अब थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चंस को करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन और स्टैटिक बेस करेंगे। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने अब तक अगर पसंद आई है, एक चीज़ और, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अकाउंटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है न्यू लेबर कोड्स आए थे 2019 और 20 के, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है उन दोनों के ऊपर। आगे भी उसके पार्ट्स आएंगे कि 2019 की लेबर लॉस और 2020 में क्या डिफरेंस है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें आपको बताया। तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमारा और ज़्यादा मोटिवेशन रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज आपके लिए ला सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। द आर्म फोर्सेज ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे पैरेड ऑफ इंडिया ईयर 2021। तो आपको बताना है कि इस रिपब्लिक डे परेड में कौन सी कंट्री की जो आर्मी है उसने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A इज नेपाल, B इज बांग्लादेश, C इज यूनाइटेड किंगडम एंड D इज भूटान। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए बांग्लादेश जो है उनकी आर्म फोर्सेज जो थी इन्होंने आपकी बार रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच इज द ओनली की कंट्री दैट वुड रिकॉर्ड अ डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो यहाँ पे पूछा है कि IMF के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी कंट्री है, अकेली ऐसी कौन सी कंट्री है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में डबल डिजिट ग्रोथ को रिकॉर्ड करेगी। A है चाइना, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज US एंड फोर्थ इज जर्मनी। तो आप वीडियो को पोज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट कि हाँ भाई इंडिया जो है वो खाली एक ऐसी कंट्री होगी जो कि डबल डिजिट ग्रोथ को फाइनेंशियल ईयर 2022 में अचीव करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री रिसेंटली साइन एन ऑर्डर टू अलाउ ट्रांसजेंडर पर्सन टू सर्व इन मिलिट्री रोल्स। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें कि मिलिट्री के अंदर ट्रांसजेंडर्स को अब इंक्लूड किया जाएगा। A इज सिंगापुर, B इज US, C इज न्यूजीलैंड एंड D इज इंडिया। तो एक बार आप वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो US है वो सही ऑप्शन है। US के अंदर जो है मिलिट्री के अंदर अब ट्रांसजेंडर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021। A इज वर्ल्ड बैंक, सेकंड इज IMF, C इज UN एंड D इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो जो UN है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2021 को रिलीज करती है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं एक पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। द मंडल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। तो मंडल कमीशन के बारे में हमारे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में दे रखा है पॉलिटी के अंदर। तो पूछा गया है कि मंडल कमीशन जो है वो कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पीरियड में आया था। A इज इंदिरा गांधी, B इज मोरारजी देसाई, C इज राजीव गांधी एंड फोर्थ इज VP सिंह। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो देखिए मोरारजी देसाई जो है उनके टाइम में मंडल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी पॉलिटी का एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मान लीजिए कि जो हाई कोर्ट है, मान लीजिए केरला का ही हाई कोर्ट है, वो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ की मदर लैंग्वेज है, तो उसमें कोई भी जजमेंट दे देता है। तो अब वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है वो कौन सी दूसरी लैंग्वेज में बदलनी कंपलसरी है, मतलब उसका ट्रांसलेशन दूसरी कौन सी लैंग्वेज में करना कंपलसरी होता है। ए इज़ हिंदी, बी इज़ इंग्लिश, सी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड डी नन। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए अगर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज में कोई भी हाई कोर्ट की जजमेंट आती है तो ये कंपलसरी होता है कि उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर रेगुलेटिंग द इकोनॉमी। तो यहाँ पे पूछा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है कौन सी चीज़ नहीं आती है। फर्स्ट इज डिस्काउंट रेट, सेकेंड इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सी इज रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड डी इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नहीं आती है। डिस्काउंट रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये तीनों आते हैं, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं आती है। नेक्स्ट देखते हैं कि द कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट इट। साइंस बेस्ड क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्टार का कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है। फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकेंड इज ल्यूमिनोसिटी, सी इज मास एंड डी इज टेम्परेचर। एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए स्टार जो है उसका कलर जो होता है वो ये दिखाता है कि उस स्टार का टेम्परेचर क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि एक्चुअल में बैंक्स का कैश बैलेंस जो है वो मॉनिटर करते हैं। बहुत सिंपल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड इज ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया, सी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डी इज नन ऑफ द दिस। तो एक बार आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए आरबीआई जो है वो इसका सही ऑप्शन है। वीडियो अब तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते और सब्सक्राइब नहीं करते उससे हमारे चैनल की ग्रोथ नहीं हो पा रही है और हम बेटर सोर्सेज फिर आपके लिए नहीं ला पाएंगे। जो वीडियो मैंने आपको बताई इंडस्ट्रियल रिलेशन की उसको जाके जरूर देखिए, आज ही मैंने सुबह अपलोड की है, उसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। थैंक यू सो मच।